एवरीवन, वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस। सो लास्ट हम लोग पॉलिटी की सीरीज को कर रहे थे, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ फंडामेंटल राइट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करे थे। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव डिस्कस दी फंडामेंटल ड्यूटीज ऑल्सो। तो आज के सेशन में हम लोग आपका डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आपका डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द टुडे सेशन, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देना चाहती हूँ, प्लीज आप लोग इसका आंसर करेंगे। देयर इज अ टू टर्म दैट इज फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, एंड नेक्स्ट वन इज डीपीएसपी दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो अभी हमने डीपीएसपी तो नहीं पढ़ा है, बट हमने फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़े हैं। नाउ योर होमवर्क इज कि प्लीज राइट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज इन जस्ट इन वन लाइन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से आपको फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी में एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताना है, जो मैंने आप लोगों के साथ क्लास में डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं वो वीडियोस, जस्ट गो एंड वॉच दीस टू क्लासेस एंड देन यू कैन आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, चलो आज हम स्टार्ट करेंगे डीपीएसपी दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट लेक्चर से आपको मैं बताते आ रही हूँ, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एवरीथिंग हैज बीन टेकन फ्रॉम द अनदर सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अनदर वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है, अगर हम बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल की, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये आपका बोरो किया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, जो हमारे मेकर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, ये आपके इन्फ्लुएंस हुए थे बाय द आयरिश नेशनल मूवमेंट। उसका इंपैक्ट इनको देखने को मिला, तो इन्होंने भी अपने इसमें आपका इंसर्ट किया डीपीएसपी। ठीक है, बहुत सिंपल लाइन में, एक लाइन में बताऊंगी व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ डीपीएसपी, बट पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझिए। ये जो प्रिंसिपल है ये आपके इंस्पायर्ड है डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो कि आपके गिवन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड में एंड ऑल्सो बाय द प्रिंसिपल ऑफ गांधीज्म। इसमें अलग अलग डीपीएसपी में, फॉर एन एग्जांपल दिस इज डीपीएसपी, इसमें आपके अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज गांधीज्म, जो कि रिलेटेड है सोशल जस्टिस से। दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे इकोनॉमिक वेलफेयर एंड फॉरेन पॉलिसी एंड लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पूरे के पूरे डीपीएसपी में क्या है आप इस लाइन से समझ सकते हो, रिलेटेड टू दी सोशल जस्टिस। तो इसमें पहली बात सोशल जस्टिस के बारे में बात करी गई है। इकोनॉमिक वेलफेयर, लोगों का हर एक तरह से आपकी भलाई होनी चाहिए, रिलेटेड टू दी इकोनॉमी। फॉरेन पॉलिसी एंड लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स ऑल आर गिवन इन दी डीपीएसपी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट हमारा बनता है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग इसको एक बार ध्यान से देखिए, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज में एक रिलेशन होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, दीज आर लीगली इन्फोर्सेबल। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी ने अगर आपके फंडामेंटल राइट छीने तो यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज इन द हाई कोर्ट। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी के कंसेप्ट में बताया था, दिस इज पर्टिकुलरली ये क्या है, इसमें आपके कोई भी फंडामेंटल राइट की तरह आप किसी भी जगह नहीं जा सकते। फॉर एन एग्जाम्पल, बहुत सिंपल एग्जाम्पल से आपको देती हूँ, हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए कुछ ड्यूटीज सेट करी हैं, बट इट नॉट नेसेसरी कि हम उस ड्यूटी को हर समय निभाएं। ठीक है, तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, हर एक बार तो हमें पनिशमेंट नहीं मिलती, जब हमने बहुत गलत ज्यादा ही कुछ किया है तभी हमें पनिशमेंट मिलती है। सेम कंसेप्ट ये भी है, जैसे हमारे घर के गाइडलाइंस और रूल्स हमारे पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, सिमिलरली हमारे कंट्री को कैसे रूल्स में चलना है कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। समझ में आ रहा है? तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी बताए गए हैं कि आपके कुछ ड्यूटीज है, अब वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। तो यही डिफरेंस होता है आपका फंडामेंटल और फंडामेंटल ड्यूटीज में। सिमिलरली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी जो है ये भी एक गाइडलाइन है, ये भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, बट इट नॉट नेसेसरी कि अगर किसी ने इसको नहीं फॉलो किया तो उसको आपको पनिशमेंट मिलेगा या उसको आपका फाइन मिलेगा, वो जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो अगर बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी की, तो ये आपका 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। दीज आर दी सब कैटेगरी ऑफ डीपीएसपी। फर्स्ट है आपका सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड है आपका गांधीयन प्रिंसिपल, थर्ड वन इज लिबरल प्रिंसिपल। तो अब इसके अंदर आपके कुछ सब आर्टिकल्स बताए गए हैं, जो गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर आपके आते हैं, लिबरल के अंदर आते हैं और सोशलिस्टिक के अंदर आते हैं। ठीक है, तो जैसे मोटा मोटी अगर हम देख लें तो 38, 39 से लेके 39A, 41, ये आपको इतना डेप्थ में नहीं जाना, क्वेश्चंस के फॉर्म में करेंगे, बस ऊपर वाली लाइन आप ध्यान रखिए, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल एंड लिबरल प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीजें बस ध्यान रखनी है। अंदर आर्टिकल जो है इसके सब, वो अभी मैं आपको आगे क्वेश्चंस में कराऊंगी। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, मैंने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा दिए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ा दिए हैं। नाउ सी द क्लियर डिफरेंशिएशन बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। ये क्या है, दे आर नेगेटिव एज दे प्रोहिबिट द स्टेट फॉर डूइंग दी सर्टेन थिंग्स। ये आपके फंडामेंटल राइट एज अ नेगेटिव कंसेप्ट होता है, बिकॉज ये स्टेट को प्रोहिबिट करता है कुछ चीजों को करने के लिए। अगर यहीं पे हम बात करते हैं डीपीएसपी की,
ये पॉजिटिव होते हैं बिकॉज ये आपके रिक्वायर है स्टेट को कि वो कुछ चीजें करे, अपने स्टेट के वेलफेयर के लिए कोई भी चीजें लाए, कोई भी पॉलिसीज लाए, ठीक है। इसलिए ये कंसेप्ट को हम कहते हैं कि दिस इज पर्टिकुलरली अ पॉजिटिव कंसेप्ट और ये आपका नेगेटिव कंसेप्ट है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो ये जस्टिसेबल होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कोई अगर आपका फंडामेंटल राइट छीनता है तो यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, बट ये आपके क्या होते हैं, नॉन जस्टिसेबल होते हैं। इनका मेन एम होता है कि ये स्टैब्लिश कर सके एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन दी कंट्री में। तो कंट्री में एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना फंडामेंटल राइट का काम होता है। इनका काम होता है कि ये स्टैब्लिश करे सोशल डेमोक्रेसी इन दी कंट्री में। यहां पर आपको लीगल सैंक्शन देखने को मिलेंगे, यहां पर आपको मोरल और पॉलिटिकल सैंक्शन देखने को मिलते हैं जब हम बात करते हैं डीपीएसपी की, ठीक है। चलो, तो ये स्लाइड आप लोगों को क्लियर है। चलिए अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, in which of the following article is mentioned in the DPSP are not justiciable? कौन सा ऐसा है जो आपका जस्टिसेबल नहीं है? आर्टिकल नंबर 37, आर्टिकल 40, आर्टिकल 38 एंड आर्टिकल नंबर 39। एक बार ट्राई करिए कि कौन सा हो सकता है। चलो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। देखिए, करेक्ट आंसर है यहाँ पे आपका आर्टिकल नंबर 37। नाउ अब आपके दिमाग में सब चीजें क्लियर हो जाएंगी कि डीपीएसपी कौन से पार्ट में आता है, कितने से कितने आर्टिकल तक आपका कवर करता है। लास्ट क्लास में बताया था फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में आता है, आर्टिकल नंबर 12 to 35 समझाया था। चलो देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपके पार्ट 4 में आते हैं, जो कि डीपीएसपी, इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं डीपीएसपी, दीज आर जस्ट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है। ये आपके आते हैं पार्ट 4 में, पहली चीज ये ध्यान रखनी है। और बात करते हैं अगर हम आर्टिकल की, तो 36 से लेके 41 तक ये आपके कवर होते हैं, ठीक है। और 12 से, इससे पहले आपका क्या आता है, फंडामेंटल राइट आता है, जो आता है आपका पार्ट 3 में। आर्टिकल नंबर कहां से कहां तक आता है, आर्टिकल नंबर 12 to 35, ठीक है। तो दोनों चीजें आप कंपैरिजन करके साथ के साथ याद करेंगे। तो आर्टिकल नंबर 37 जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर करता है डीपीएसपी। इसने क्या बताया है डीपीएसपी की डेफिनेशन, सेल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। इसका मतलब है कि किसी भी कोर्ट के द्वारा ये इन्फोर्सेबल नहीं है, बट द प्रिंसिपल देयर इन लेट डाउन दी नेवरथलेस फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। बट जो इसमें प्रिंसिपल बताए गए हैं वो किसी भी कंट्री को रन करने के लिए एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है। It shall be the duty of state to apply these principles in the making laws। वही चीज हो गई, जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए रूल सेट किए हैं, उनको अप्लाई करना हमारे लिए एक अच्छा है, हम उसको पॉजिटिव सेंस में लेके जा सकते हैं। वही चीज यहाँ पर भी बताइए, जो भी इसमें डायरेक्टिव्स लिखे गए हैं वो एक कंट्री की गवर्नेंस को, उसको आगे चलाने के लिए बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। यही बात यहाँ पे बताई गई है। तो आर्टिकल नंबर 37, अब थोड़ा क्लियर हो रही है पिक्चर कि क्या क्या चीजें हम कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आर्टिकल नंबर 40। मैंने आपको समझाया ना, सारे आर्टिकल हम डिस्कस कर लेंगे। स्टेट सेल टेक स्टेप टू ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, कोई स्टेट चाहे अगर अपने यहाँ पे प्रमोट करने के लिए, वो आपका ऑर्गेनाइज कर सकता है विलेज पंचायत को, एंड एंडाउन देम विद सच पावर एंड अथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी टू इनेबल दी फंक्शन इन द यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट थिंग देखो क्या है, आर्टिकल नंबर 38। तो आर्टिकल नंबर 38 बेसिकली किस चीज के लिए है, ये आपका प्रमोट करेगा वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों की भलाई के लिए, ठीक है, बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग एंड इफेक्टिवली एज इट मे बी सोशल ऑर्डर इन विच जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सेल इन्फॉर्म ऑल द इंस्टीट्यूशन ऑफ द नेशनल लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट देखो आर्टिकल नंबर 39। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल नंबर 39 है, ये आपका बेसिकली आउटलाइन करता है कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स को जो कि स्टेट की पॉलिसी के लिए है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से बताती हूँ। जैसे अभी हमारे यहाँ पर इलेक्शन चल रहे हैं, लोकसभा के और राज्यसभा के। नाउ क्या होगा, अब आपकी नई लोकसभा इलेक्ट होके आएगी, तो अब क्या होगा, लोकसभा से कुछ बिल पास होंगे, स्टेट से भी कुछ बिल पास होंगे। तो जो स्टेट है ना, जब भी लोकसभा या कोई भी सेंटर अपना बिल पास करेगा, तो उसको इन चीजों को ध्यान में रखना है कि वो स्टेट के बेनिफिट को भी ध्यान में रखें। इसीलिए डीपीएसपी का कंसेप्ट जो है वो इंसर्ट करा गया है। नाउ डीपीएसपी जो है, जब भी स्टेट जो है वो आपका क्या कर सकता है, वो अपने स्टेट के डेवलपमेंट के लिए सेल्फ पंचायत, सेल्फ कॉटेज, विलेज इंडस्ट्री सबको डेवलप करना चाहता है, तो उनके लिए रूल्स और रेगुलेशंस बना सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अ प्रोविजन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। कौन सा है जिसका यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए प्रोविजन है अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नाउ इससे एक और क्वेश्चन आपको मैं समझाऊंगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाला इंडिया में पहला कौन सा स्टेट था। तो ध्यान रखना, दिस इज उत्तराखंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड आपका पहला ऐसा स्टेट है जिसने आपका क्या किया, आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे इसमें आफ्टर द इंडिपेंडेंस स्टार्ट किया, ओनली उत्तराखंड स्टेट,
ठीक है। तो वहां पर भी अभी किसकी गवर्नमेंट है, बीजेपी की। तो बीजेपी अगर अगेन आ रही है तो दे कैन स्टार्ट कि एक यूनिफॉर्मिटी आपकी बनी रहे। तो देखो क्या है, आर्टिकल नंबर 48, 42, 44 एंड 46। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है, देखो वन रूल वन कंट्री वन लॉ, मतलब हर किसी के लिए आपका एक कंट्री जो है उसके लिए एक ही लॉ आपका एप्लीकेबल होगा। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदू के लिए कुछ और लिखा गया, मुस्लिम मैरिज एक्ट में मुस्लिम्स के अलग लिखा गया है। तो जब जहां पर भी जिस भी स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई होता है वहां पर इन सब को एक लेयर में लेकर आते हैं, मतलब वन लॉ फॉर वन स्टेट। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। चलो अब देखते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड में हुआ है तो दे कैन आस्क इन द एग्जाम कि कौन सा आर्टिकल है। तो आर्टिकल नंबर यहाँ पे आपका आता है 44। तो जो आर्टिकल नंबर 44 है डीपीएसपी का कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बोलता है कि जो भी आपका स्टेट है इसके पास ये प्रोवाइड कर सकता है सिटीजन्स को एक यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो आर्टिकल नंबर 44 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये एड्रेस करेगा डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट दी वनरेबल ग्रुप। जो मैंने आपको बताया, जो वनरेबल ग्रुप्स होते हैं उनको, उनके अगेंस्ट जो भी डिस्क्रिमिनेशन उसको भी हटा देगा। तो यूनिफॉर्मिटी का मतलब है सबको एक लेयर पे लेके आना। हार्मोनाइज करेगा डाइवर्स कल्चर ग्रुप को अक्रॉस दी कंट्री। तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है इसका मतलब होता है कॉल फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ वन लॉ फॉर इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया, विच वुड बी एप्लीकेबल टू ऑल रिलीजन, जो कि सारे ही रिलीजन के लिए एप्लीकेबल होगा। जैसे मैंने आपको मैरिज एक्ट वाला एग्जांपल दिया। इन मैटर्स सच एज दी मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस एंड एडॉप्शन, वही चीज मैंने आपको बताई, मैरिज के लिए हो गया, डाइवोर्स के लिए हो गया, आपका इनहेरिटेंस के लिए हो गया, सबके लिए एक ही लॉ एप्लीकेबल होगा जहां पर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका लगता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज टेकन फ्रॉम द विच कंट्री। आज मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही आपको हिस्ट्री जब बताया तो मैंने आपको समझाया कि कहां से हमारा डीपीएसपी लिया गया है। ऑप्शन है यूएस से लिया है, आयरलैंड से लिया है, यूके से लिया है, या फिर हमने फ्रांस से लिया है। एक बार आप लोग ट्राई करिए एटलीस्ट कि क्या है। मैंने आज ही क्लास के स्टार्टिंग में आपको बताया है कि कौन सा है जहां से हमने लिया है, एटलीस्ट ट्राई करिए। बताइए, यूएस है, आयरलैंड है, यूके है, प्लीज आंसर करिए। 1 मिनट टाइम है आपके पास। आप मेरी क्लास में जब भी अटेंड कर रहे हैं ना प्लीज, तो प्लीज ट्राई टू इंटरकनेक्ट दी थिंग्स। ठीक है, जो भी चीजें मैंने आपको पॉलिटी के डे 1 क्लास से बताया है उसको आप एक इंटरकनेक्शन करिए। अदरवाइज चीजों को सिर्फ मगअप करना होगा, बट अगर आप समझ के एक फ्लो में पढ़ेंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू कि आप कनेक्ट कर पाओगे हर एक चीज को। ठीक है, अब जैसे मैं अभी बता रही हूँ कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहाँ से लिया गया, तो आपके दिमाग में ऑन द स्पॉट क्लिक होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया था। हमने क्लास में पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट यहाँ से लिया गया था। तो इस तरह से आप चीजों को ना कनेक्ट करिए। जब आप इंटरकनेक्शन करने लगेंगे ना तो सब्जेक्ट विल बी वेरी इजी फॉर यू। अदरवाइज जस्ट आप मेमोराइज कर रहे हैं और मगअप कर रहे हैं चीजों को। ठीक है, यूएस, आयरलैंड, यूके और फ्रांस। तो चलिए आपको बता देते हैं आंसर। आंसर है आपका आयरलैंड, मैंने आज ही क्लास के स्टार्टिंग में बताया था। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आपका आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। डे 1 में आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को कितना टाइम लगा था, 2 years 11 month 18 days समझाया था। ये भी बताया था कि कब अडॉप्ट किया गया। तो देखो मैं हर एक क्लास में आपको पिछला रिवाइज करा देती हूँ, बट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना कि एक बार रिवाइज कर लेना है। 26 नवंबर 1949 को। और आपको बताया था फोर्स में कब से आया था, 26 जनवरी 1950। आपको बताया था इंडिया जो है वो बोरोड है मेनी फीचर्स को फ्रॉम द डिफरेंट कंट्री व्हाइल प्रिपेयरिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने बताया था हर एक चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोरोड है, अलग अलग जगह से ली गई है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी वाज बोरोड फ्रॉम द वेबिनार रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। नाउ मुझे कमेंट में बताओ आप लोग, आई वांट इस आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि फंडामेंटल राइट कहां से लिया गया है। ये तो बताया है यहाँ पर कि सस्पेंशन जब नेशनल इमरजेंसी लगती है, आगे पढ़ाऊंगी आपको, इमरजेंसी 3 तरह की होती है, उस समय हमारे फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये बताओ मुझे फंडामेंटल राइट कहां से लिया है, बताइए आंसर कमेंट में। अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड फ्रॉम द साउथ अफ्रीका। तो आपको मैंने बताया था फॉर एन एग्जांपल, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, जैसे बुक में आपके नए नए एडिशंस आते हैं, सिमिलरली वे वी हैव टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन विद द हेल्प ऑफ अमेंडमेंट। तो कोई भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करनी होती है, रिमूव करनी होती है, वी यूज द पर्टिकुलर अमेंडमेंट, और उस अमेंडमेंट की हेल्प से हम उसमें ऐड करते हैं। ठीक है, तो अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से किया, जो ये अमेंडमेंट का प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कहां से लिया है, ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। कौन सा पार्ट है जो कि वेलफेयर स्टेट से डील करता है, बताइए। आज की क्लास में ही बताया है डीपीएसपी का मेन पर्पस क्या है, प्रीएम्बल है, जुडिशियल रिव्यू है, फंडामेंटल राइट है, या फिर डीपीएसपी है। बताइए आंसर, आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है कि कौन सा है ये।
यस करेक्ट है आप लोगों का आंसर। यस डीपीएसपी, डीपीएसपी जो है ये एस्टैब्लिश करे गए हैं सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द स्टेट। ये बेसिक प्रिंसिपल हैं और एक इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि गाइडलाइन करते हैं गवर्नमेंट को जब भी वो फॉर्मुलेट करती है आपका लॉ और पॉलिसीज किसी भी कंट्री में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो होते हैं इनका मेन एम होता है कि ये एस्टैब्लिश कर सके एक वेलफेयर स्टेट्स को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में आपके डीपीएसपी के बारे में बताया गया है। तो कंसेप्ट जो है डीपीएसपी का वो कहां से लिया है, वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। आपको ये भी समझाया ये नॉन जस्टिसेबल होते हैं इन दी कोर्ट में। तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने जैसे हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल को बोला था बताइए, लास्ट क्लास में बताया है और दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जाम। हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल को बोला था? आपको फंडामेंटल राइट पढ़ाए थे वहां पे मैंने बताया था, बताइए कौन सा है इसका आंसर। देखो यहाँ पे तो बी आर अंबेडकर ने हमारे डीपीएसपी को क्या बोला है, द नोवल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रखना नोवल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब भी आएगा कि किसने बोला है और किसको बोला गया है, तो पहली चीज ध्यान रखनी है कि नोवल फीचर जो है वो बी आर अंबेडकर ने किसको बोला है, डीपीएसपी को बोला है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल वो क्या होते हैं, वो नॉन जस्टिसेबल होते हैं नेचर में। ठीक है चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट कहां से लिया गया बताओ। प्रियम्बल वेलफेयर स्टेट अभी मैंने किया, जस्ट 1 मिनट पहले आपको मैंने बताया। इस क्वेश्चन को बस थोड़ा सा सेम उसी को घुमा के दे दिया है। बताओ क्या है इसका आंसर। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, प्रियम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल राइट्स या 7th शेड्यूल। बताइए पढ़े हैं फंडामेंटल राइट्स में कहीं बताया क्या? नो, प्रियम्बल में बताया प्रीफेस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आंसर करिए व्हाट इज द करेक्ट आंसर। यस द करेक्ट आंसर इज डीपीएसपी। तो वेलफेयर स्टेट जो है, जो कंसेप्ट है आपका गवर्नमेंट का, वो स्टेट के लिए एक की रोल प्ले करता है। किस तरह से? प्रोटेक्शन करता है, प्रमोशन करता है इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट्स को सिटीजन के। डीपीएसपी जो है वो प्रमोट करता है आइडियल ऑफ द वेलफेयर स्टेट बाय एम्फेसाइजिंग द स्टेट टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल, ताकि लोगों का आपकी भलाई हो सके, बाय प्रोवाइडिंग देम विद द बेसिक फैसिलिटी। जैसे मैंने आपको बताया डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट इसलिए किया गया था कि लोगों के सोशल बेनिफिट के लिए कुछ चीजें हो सके। तो जब भी सेंटर कोई लॉ बनाए तो वो इन चीजों का ध्यान रखे बेसिकली कि स्टेट को वो बेसिक नेसेसिटी जो है वो मिलती रहे। तो इसके लिए जैसे शेल्टर हो गया, फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, इन चीजों के बारे में यहाँ पे ध्यान रखने की बात करी गई थी। ठीक है चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स रिलेटेड टू द डीपीएसपी। बताओ डीपीएसपी से रिलेटेड कौन सा पार्ट यहाँ पर है? पार्ट 4 है, पार्ट 4 का ए है, 5 है, क्या है बताइए। आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था आज के इस लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, ट्राई करिए एटलीस्ट, इट विल बी आइदर इट विल बी करेक्ट और रॉन्ग, कोई और कुछ थोड़ी होगा, बट सीखेंगे ना। यस तो पार्ट 4 में आपका बताया गया है। तो डीपीएसपी कहां से कहां तक आते हैं? आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 में। बी आर अंबेडकर कौन थे? बी आर अंबेडकर थे हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन्होंने डीपीएसपी को क्या बोला है? नोबल फीचर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रखना दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहली चीज आर्टिकल कहां से कहां तक कवर होते हैं। बी आर अंबेडकर कौन थे ये भी ध्यान रखना है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डीपीएसपी को इन्होंने क्या बोला है ये भी ध्यान रखना है, नोबल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ये क्लासिफाई कितनी कैटेगरी में करे गए हैं? 3 मेजर सेगमेंट में किए गए हैं। कौन कौन से हैं? गांधीयन, सोशलिस्टिक और लिबरल, ये 3 ध्यान रखना। डीपीएसपी के बारे में 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है जो मैं यहाँ पे आपको पॉइंट्स बता रही हूँ। डीपीएसपी बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया था टू एस्टैब्लिश दी वेलफेयर स्टेट इन इंडिया। इंडिया में एक वेलफेयर स्टेट एस्टैब्लिश करने के लिए डीपीएसपी बनाया गया था। इसका विजन ही क्या है? इसका विजन ही आपका प्रमोट करना है आइडिया ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी को। तो ये इसका मेन विजन है डीपीएसपी का कि ये प्रमोट करे आपके आइडिया और इकोनॉमिक और जितने भी हमारे सोशल डेमोक्रेसी है उसको। ठीक है चलिए पार्ट 4 देखो यहाँ पे डील करता है किससे? फंडामेंटल ड्यूटीज से। पार्ट 4 में देखिए आप ये चीज कंफ्यूज मत होना, पार्ट 4 आपका डील करता है डीपीएसपी से। पार्ट 4 के सब क्लॉज ए में आपकी आती है फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है और पार्ट 3 आपको ध्यान रखना है रिलेटेड टू दी फंडामेंटल राइट। ठीक है ये पूरी क्रोनोलॉजी आपको ध्यान रखनी है। पार्ट 5 जो है वो डील करता है ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट और हमारे प्रेसिडेंट जो है, पार्ट 5। और पार्ट 6 जो है वो आपका डील करता है ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ गवर्नर, स्टेट और लेजिस्लेशन, हाई कोर्ट जितने भी हैं उनके ड्यूटीज और फंक्शन को डील करता है। तो जितने भी इस ऑप्शन में थे मैंने आपको सारे इन डिटेल में बताए, इनको ध्यान रखना है। ठीक है चलो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन द यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी आपको मैंने बताया यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से स्टेट में सबसे पहले लगा था, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है आपको एक्सप्लेन किया। बताओ कौन सा इसका आर्टिकल है, ट्राई करो आंसर देने का। आई विल वेट फॉर दी 1 सेकेंड। देखो 44, 42, 22, 24 जल्दी आप साथ के साथ कमेंट में आंसर दीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? बताओ कौन सा है, अभी मैंने आपको समझाया है। यस यस आर्टिकल नंबर 44। ठीक है क्या है? यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। और कहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है? उत्तराखंड।
ठीक है, ये अभी करंट के पर्सपेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज उत्तराखंड ऐसा स्टेट बना है। ठीक है, चलिए अब देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इन्वॉल्व करता है एक कॉमन सेट ऑफ लॉ, जो कि मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल दिए, मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन, सब चीज के लेके। इसका मेन एम है कि यूनिफॉर्मिटी लाए इन द मीन ऑफ इंश्योरिंग द इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर द वुमेन इन पर्टिकुलर, वुमेन और उनके लिए पर्टिकुलरली आपका इक्वालिटी और जस्टिस को लेकर आए, who are often denied their rights and in marriages, divorce and inheritance under the पेट्रियार्कल पर्सन लॉ। देखिए हमारी जो इंडियन सोसाइटी है ना, ये बेसिकली आपकी पेट्रियार्कल सोसाइटी है। यहाँ पर आज भी जो मेल है ना, इन रूरल एरिया, स्पेसिफिकली मैं अर्बन एरियाज की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द रूरल एरिया। रूरल एरिया में क्या है, स्टिल यहाँ पर पेट्रियार्कल सोसाइटी है, वुमेन जो है वो आपकी बहुत सप्रेस्ड है, डोमिनेंट कौन है, मेल है। तो ऐसी जगह पर क्या होता है, आपको वुमेन को दब के रहना पड़ता है। अगर उसका डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे हैं, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो रही है ना, स्टिल दे आर नॉट एबल टू टॉक, वो किसी से नहीं बोल पाती है। अगर वो किसी से बोलती भी है तो उनको मार पीट के घर बिठा दिया जाता है। तो ये चीज यहाँ पर, ये चीजों को हटाने के लिए, इवन आपका मैरिजेस में आप देखोगे, इंटरकास्ट मैरिजेस, इंटर रिलीजन मैरिजेस, ह्यूज प्रॉब्लम। तो इन चीजों को लेके ना बहुत ज्यादा नैरो माइंडेड है आज भी हमारा इंडियन कल्चर, है ना। बिकॉज अर्बन एरिया में जो है वहां लोग वेल एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं, तो वो उनका माइंडसेट चेंज हो गया। बट रूरल एरियाज में जो है स्टिल लाइक कि आज से जो बहुत सालों पहले जैसे थे वैसे ही वो आज भी हैं। ठीक है, तो उनको लेके एक पेट्रियार्कल पर्सन लॉ जो है वो इस चीज को ना जीना पड़े, ये चीज यहाँ पे बताई गई है। आर्टिकल नंबर 44 जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये लाई करता है पार्ट 4 में अब द डॉक्यूमेंट दैट वन दी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को लेके। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर मैं एक बार आप लोगों को पूरा समरअप करा के रिवीजन करा देती हूँ, ताकि आपको ना ये चीजें एक बार क्लियर रहें कि कैसे हमें करना है। आपको पूरा मैं एक बार कनेक्ट कर देती हूँ जो हमने पढ़ा है यहीं पे, जस्ट बिकॉज इसी स्लाइड में आपका यहाँ पर मेंशन है। तो देखो ध्यान से, अभी तक जितना पढ़ लिया है, लेट रिकैप देम, है ना। एक बार उसको हम रिकैप कर लेते हैं ताकि आपको ना सारी चीजें क्लास में ही याद हो जाएं। देखिए इसको आपको एक बार ध्यान से देखना है, जो भी चीजें मैंने अभी तक बताई हैं, लेट्स रिवाइज देम। ठीक है, देखिए पार्ट 4, पार्ट 1 से हम स्टार्ट करते हैं। आज हमने पढ़ा था पार्ट 4। पार्ट 1 आपका किससे डील करता है, पार्ट 1 आपका डील करता है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी से। पार्ट 1 आपका डील करता है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी से। ठीक है, पार्ट 2 आपको मैंने बताया था, पार्ट 2 आपका किससे डील करता है, सिटीजनशिप से। सारा रिवाइज करेंगे, ये सब मैं ऑलरेडी आपके साथ क्लासेस ले चुकी हूँ। ठीक है, सिटीजनशिप में आपको मैंने समझाया था कि इंडिया में कैसे सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, पार्ट 3 में आपको मैंने बताया था कि पार्ट 3 आपका डील करता है फंडामेंटल राइट से। आपको बताए थे आर्टिकल नंबर 12 to 35 रिलेटेड टू दी फंडामेंटल राइट। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा पार्ट 4। तो पार्ट 4 आपका डील करता है, आज की क्लास में हमने पढ़ा है, वैसे पहले भी पढ़ा था। पहले मैं आपको इसका मेन बताती हूँ, फिर सब क्लॉज पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पार्ट 4 आपका डील करता है डीपीएसपी से। डीपीएसपी क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इसका मेन कंसेप्ट क्या है वो भी ध्यान रखिए, वेलफेयर स्टेट्स। तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, जहां पर भी रूल्स रेगुलेशंस की बात आएगी वो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड होगा, जहां पे वेलफेयर स्टेट की बात आएगी वो डीपीएसपी होगा। तो डीपीएसपी प्लस यहाँ ही पे ही आपका पार्ट 4 के ए में आपका आता है फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बात करते हैं अगले आपके पार्ट 5 की। तो पार्ट 5 में आपका आता है यूनियन गवर्नमेंट। ये प्लीज आप इसको नोट डाउन करके अपने दिमाग में सेट कर लेना एकदम। ठीक है, बिकॉज ऐसे ही हमारी क्लासेस चलेंगी। पार्ट 6 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका आता है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखने हैं स्टार्टिंग के पार्ट 6। एक बार ध्यान से देखिए इनको, मैं आपको 1 मिनट में सारे एक्सप्लेन करूंगी, देन हम आपका नेक्स्ट क्लास में इससे आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देख लीजिए। चलो देखो, तो पार्ट 1 जो है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में मैंने आपको बताया था कितने स्टेट्स और कितनी यूनियन टेरिटरी है। 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी अभी हमारे यहाँ पे है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आपको बताए थे, टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास। मैंने इन डिटेल में कराया था कौन सा फंडामेंटल राइट्स रिमूव हुआ है, कौन सा नया इंसर्ट हुआ है, सब मैंने डिस्कस किया था। डीपीएसपी आज ही पढ़ाया है मैंने, उसको एक बार प्लीज रिवाइज कर लेना अच्छे से। पार्ट 4 के में आपको फंडामेंटल ड्यूटीज। नाउ आने वाली क्लासेस में ना हम यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको भी एक क्लियर पिक्चर आइडिया हो जाएगा कि कैसे हमारी आने वाली क्लासेस प्रोसीड होंगी। इन बिटवीन जो भी अभी तक हमने पढ़ा है, जितने भी लेक्चर्स पढ़े ना, आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट रहे ना, यू जस्ट आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको जो भी आपके डाउट्स रहेंगे फर्स्ट आई विल क्लियर देम एंड देन आई विल स्टार्ट दी न्यू टॉपिक्स। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।